स्ट्रीट स्टॉल की मईशत को आज़ाद करने का मतलब ये नहीं है कि वो जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाएं। अब ये चीज़ देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ख़ास तौर पे ब्रांडेड चीज़ें जो हैं वो ख़रीद नहीं सकते मॉल्स पे जाके। प्लांट प्रोटेक्शन ड्रोन एक दिन में 164 एकड़ से ज़ायद रकबे पर स्प्रे कर सकता है, जो 100 अफराद भर्ती करने के मुतरादिफ है। मिलीमीटर रडार वेव मज़ीद दुरुस्त ऑपरेशन को यकीनी बना सकती है। तजवीज़ ये है कि इसके माखिज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। ये बुनियादी तौर पर हयातियाती कीड़े मार दवा, कीमियाई कीड़े मार दवा और माहौलियाती कंट्रोल पर मबनी है। सिर्फ मैं ही नहीं, चीन में मौजूद तमाम पाकिस्तानी और गैर मुल्की तलबा का अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है और हमारी मदद करने पर स्कूल के अमले का शुक्रिया। शी जिनपिंग के जवाब से मेरे चीन पाकिस्तान दोस्ती के लिए लड़ने के अज़्म को मज़ीद तक़वियत मिली है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हर इतवार की शाम 6:30 बजे प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। जनाब हनीफ खान जो कि अल हबीब बैंक लिमिटेड के चेयरमैन चीफ रिप्रेजेंटेटिव हैं और डॉक्टर साजिद खुर्शीद जो कि हेड ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट कनारी इंटरनेशनल स्कूल बीजिंग। सबसे पहले पाक चाइना रिस्पॉन्स। कुछ कारोबारी इदारों ने मार्च में लॉकडाउन के बाद हाल ही में पाकिस्तान की छोटी मंडियों में दोबारा सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, जबकि शॉपिंग मॉल्स और बड़े स्टोर बंद हैं। मेरा कारोबार गुज़श्ता चंद महीनों में शहर की बंदिश की वजह से मुअत्तल हो गया था। ये सिर्फ पिछले 5 दिनों से दोबारा शुरू हुआ है। 80% से ज़्यादा पाकिस्तानी मजदूर, दिहाड़ीदार या जिस्मानी मुशक्कत करने वाले हैं। अगर उनका काम रुक जाता है तो वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? ये छोटी दुकानें खून की बारीक रगें हैं जो माशरे को चलाए हुए हैं। वो बहुत सारी मुलाजमतें मुहैया करती हैं और ये मईशत के लिए एक अहम मदद है। मशरकी चीन के सूबे शांतुंग के शहर जिनान में मुकामी हुकूमत ने एक पुरानी फैक्ट्री को नाइट मार्केट में तब्दील किया है, जिसमें 1000 से ज़्यादा छोटी दुकानें राग़िब हुईं। दोबारा खुलने के बाद टेबल्स की तादाद 120 तक होती है और रोज़ाना 40,000 युआन से ज़ायद का कारोबार होता है। चीन में कुछ मुकामी हुकूमतें लोगों की रोजी रोटी को यकीनी बनाने और रोजगार को फ़रोग़ देने के लिए स्ट्रीट स्टॉल की मईशत को एक अहम इक़दाम करार देती है। मगरबी चीन में एक शहर है जिसमें 36,000 मोबाइल स्टॉल हैं, जिससे रातों रात 1 लाख मुलाजमतें पैदा होती हैं। 2020 की पहली छमाही में घरेलू मईशत के बाद स्ट्रीट स्टॉल की मईशत फौरी तौर पर फैशन ऑनलाइन बज़वर्ड बन गई। मुख्तलिफ सनतें हॉटस्पॉट पर अमल पेरा हैं ताकि ख़रीदारी, सरमाए और स्ट्रीट स्टॉल मईशत के ऑपरेशन जैसे तीनों मसाइल को हल करने में मदद मिले और स्टॉल मालकान की मुलाजमत और आमदनी में इजाफे के हवाले से मुकम्मल मदद की जाए। लेकिन बेशुमार स्ट्रीट स्टॉल की मौजूदगी में माहौलियाती सफाई के मसले को कैसे हल किया जाए? शहरी इस मसले पर बट गए हैं कि आया बीजिंग जैसे बड़े शहर के लिए ये मुनासिब है कि वो स्ट्रीट स्टॉल मईशत को फ़रोग़ दे? दूसरे और तीसरे दर्जे के शहर ही नहीं बल्कि पहले दर्जे के शहरों को भी खोलना चाहिए और फिर आप जो चाहें बेच सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बेहतर तरीका है। इस तरह के छोटे पैमाने की किसान मईशत बीजिंग के शहर के लिए मौजू नहीं है। जब तक लोगों की जरूरत हो ये मुनासिब है। बीजिंग बैनुल अक़वामी सतह का एक बड़ा शहर है। इसको स्ट्रीट स्टॉल मईशत को पुरजोर तरक्की नहीं देनी चाहिए। अगरचे स्ट्रीट स्टॉल की मईशत के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन इस पर इत्तफाक राय है कि मईशत के मयार तय किए जाने चाहिए और इंतजामिया को ऐसी मईशत को मजीद तक़वियत देनी चाहिए। स्ट्रीट स्टॉल की मईशत को आज़ाद करने का मतलब ये नहीं है कि वो जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाएं, जो शहर की इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश का सबब बनता है। कारोबार दोबारा शुरू करने, मंडी को दोबारा खोलने, रोजगार को यकीनी बनाने, रोजगार को फ़रोग़ देने और यहाँ तक के आवाम को सहूलियात फराहम करने के नुक्ता नज़र से स्ट्रीट स्टॉल की मईशत को एक ख़ास हद के अंदर मुनज़्ज़म अंदाज में खोलने की इजाज़त दी जा सकती है, जो पूरी मईशत और मुआशरे के इस्तेहकाम से बराह रास्त वाबस्ता है। इसमें बहुत कम कोशिश से भी मुलाजमत की मंडी को फ़रोग़ दिया जा सकता है।
शहर को मजीद सरगर्म बनाकर मईशत को मजीद तेजी से बहाली के रास्ते पर गामजन होने दिया जाए। क्या चीन में आप कभी स्ट्रीट स्टॉल पे गए हैं और आपके ख्याल में चीन में स्ट्रीट स्टॉल पे जो फरोख्त होने वाली चीज़ों में कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में भी खूब बिक सकती हैं? पहनने की चीज़ें हैं या जो मैं कहूँगा ये जो इसका मोबाइल के हवाले से जो छोटे छोटे एसेसरीज़ होते हैं, मोबाइल कवर हो गया या चार्जर है या जो हैंड्स फ्री है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी जो है वहाँ पे बिक सकती हैं। इसके अलावा जो बच्चों के खिलौने हैं, मेरे पास 2-3 आइटम्स हैं, जैसे ये एक डाइस हैं जो बच्चे पढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और खेलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक छोटी सी बुक है, बट बेसिकली ये एक लैंप है जो रात को रोशनी में यूज़ किया जा सकता है। इस तरह की बेतहाशा चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन के कवर्स हैं और स्ट्राइप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वक्त चीन में जो स्ट्रीट स्टॉल की इकोनॉमी है उस पर काफ़ी बड़ा जोर दिया जा रहा है, तो इससे चीनी माशत पर क्या असरात पड़ेंगे आपके ख्याल में? अब ये चीज़ देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ख़ास तौर पे ब्रांडेड चीज़ें जो हैं वो ख़रीद नहीं सकते मॉल्स पे जाके, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो नाइट स्ट्रीट स्टॉल्स हैं वहाँ से जाके ये परचेजिंग या अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। और वो लोग जो इस सनत से, इस शोबे से वाबस्ता हैं, वो एक डेली रूटीन के तौर पे काम करते हैं और अपने ख़ानदान और मईशत में बहुत ज़्यादा किरदार अहम अदा करते हैं। नाज़रीन, अब हम देखते हैं पाक चाइना ट्रेड। जहां तक ड्रोन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये बुनियादी तौर पर कीड़े मार अद्वियात के छिड़कने के लिए इस्तेमाल होता है। फसलों की नमू और दीगर पहलुओं के साथ साथ अर्जियाती सर्वे भी करें। बहुत गर्मी है, इससे लोगों का बोझ हल्का हो सकता है। आवाम की हिफाजत, नकलो हमल और मौसम वगैरह में इसका इतलाक किया जा सकता है। जब मोटरवे पर ट्रैफिक जैम हो तो असबाब तलाश करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है कि आखिर ट्रैफिक जैम होने की वजह क्या है। मनाजिर की तस्वीर और वीडियो बनाएं। ये बहुत से शोबों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे शादी की फोटोग्राफी। अवामी जमहूरिया चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से सिविल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरक्की और बाज़ाब्ता करने के हवाले से जारी करदा हदायतनामा के मुताबिक 2020 तक चीन की ड्रोन मार्केट में सालाना 40% इजाफे की तवक्को है, जिसकी मजमूई पैदावारी मालियत 60 अरब युआन होगी। 2025 तक इस सनत की मजमूई पैदावारी मालियत 180 बिलियन युआन तक जा पहुंचेगी। तेजी से बढ़ती हुई इस ड्रोन सनत का पाकिस्तान में किस तरह इतलाक किया जा सकता है? इस वक्त टिड्डी दल पर काबू पाना पाकिस्तान का फौरी हल तलब मामला है। वो टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए ये ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास सिंकियांग और शैंदुंग में टिड्डियों की तबाही के खिलाफ लड़ने का तजर्बा मौजूद है। हम खित्ते की मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, कीड़े मार अद्वियात स्प्रे कर सकते हैं जहां टिड्डियों पर काबू पाना और इसे रोकना जरूरी है। टिड्डी दल पर काबू पाने के हवाले से ड्रोन दीगर मशीनों से बेहतर साबित होने चाहिए। इसके छोटे साइज और लचक की वजह से एक पिकअप ट्रक कई ड्रोन खींच सकता है। पाकिस्तान में टिड्डी दल पर काबू पाने के अलावा ज़राअत और पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ड्रोन को ज्यादा वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके ज्यादा फवायद हैं। ये प्लांट प्रोटेक्शन ड्रोन बुनियादी तौर पर फलों के दरख्तों और सब्जियों में और गंदम, मकई, सोयाबीन, चावल और दीगर फसलों के खेतों के ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जहां तक कीड़े मार दवा के लिए नैसपैक स्प्रे इस्तेमाल करने के रिवायती तरीके का ताल्लुक है, जब फसलों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाएं तो किसान छिड़काव खत्म कर देते हैं। फसलों से मुंसलिक होने के लिए पानी के कतरे बहुत होते हैं और मट्टी में रिसने के बाद माहौलियाती आलूदगी पैदा करते हैं। इस स्प्रे के इस्तेमाल से फसलों को छोटे छोटे मादों में लपेटा जा सकता है और फसल से मुंसलिक हो जाते हैं। इस तरह पानी और कीड़े मार दवा की बचत की जा सकती है। जब प्रोपेलर घूमता है तो हवा का बहाव नीचे की तरफ होता है। जब कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव होता है तो नीचे की तरफ जाने वाला हवा का बहाव माया कीड़े मार दवा को ज्यादा मिकदार में और ज्यादा रिसने वाला बनाता है, जो पौधों की ऊपरी घनी परत में यकसा तौर पर कीड़े मार दवा का छिड़काव यकीनी बनाता है।
इस वक्त पाकिस्तान बुनियादी तौर पर कीड़े मार दवा छिड़कने के रिवायती दस्ती ऑपरेशन पर इन्हिसार कर रहा है, जिसमें रोजाना ज्यादा से ज्यादा 1.64 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन होता है। प्लांट प्रोटेक्शन ड्रोन एक दिन में 164 एकड़ से जायद रकबे पर स्प्रे कर सकता है, जो 100 अफराद भर्ती करने के मुतरादिफ है। इससे दस्ती छिड़काव के अमल की कम कारकर्दगी का मसला भी हल हो जाता है और ये कारकुनों और कीड़े मार दवाओं की अलहदगी को भी मुमकिन बनाता है। इस तरह कीड़े मार अद्वियात स्प्रे करने वालों की सेहत के खतरे को भी कम किया जाता है। इस वक्त हमारे बड़े पैमाने पर पैदावारी मॉडल का लोड 18 किलोग्राम है, जिसमें 3.29 एकड़ से 6.5 एकड़ तक मौसर छिड़काव हो सकता है और गंदम और चावल की तरह के खेतों में एक ही फ्लाइट ऑपरेशन में 18 एकड़ रकबे पर छिड़काव कर सकता है। ऑपरेटिंग कारकर्दगी फी घंटा 22.7 एकड़ से 49.42 एकड़ तक हो सकती है और 1 मिनट की परवाज में 0.49 एकड़ रकबा स्प्रे किया जा सकता है। मिलीमीटर रडार वेव मजीद दुरुस्त ऑपरेशन को यकीनी बना सकती है और दुरुस्ती सेंटीमीटर के लेवल की होती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले 1.5 मीटर मोड तरतीब दिया जाता है। फसलों की ऊंचाई और उनके यकसा तौर पर हमवार होने से कता नजर जब रडार ऑन होता है तो ड्रोन और पत्तों की ऊपरी परत के दरमियान फासला हमेशा 1.5 मीटर रहता है। ये मुफीद और कम खर्च है। इससे ज़राई पैदावार को फरोग मिलेगा और ये पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। अगर पाकिस्तान दस्ती ऑपरेशन कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से बराह रास्त ड्रोन के जरिए स्प्रे के अमल में दाखिल हो जाता है, क्या जमीनी मशीनरी से ये तब्दीली यकदम एक बड़ा दौरानिया अबूर करने बराबर होगा? पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मार्केट है, खास तौर पर चूंकि किसानों की ज़राई ज़मीन ज़्यादा नहीं है और पौधों के तहफ़्फ़ुज़ की मांग अलग है। ड्रोन का फ़ायदा है और इसकी मुंतकिली आसान है। जब तक ज़मीनी मशीनरी एक ख़ास हद तक तरक्की नहीं करती, उस वक्त तक इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है, तब हवाई मशीनरी नमूदार हो सकती है। इसके बरअक्स लीप फ्रॉग डेवलपमेंट को मुमकिन बनाया जा सकता है। ये वक्त चीनी आवाम की पैरवी करने का है। उन्होंने ड्रोन की मदद से कामयाबी हासिल की है। मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान में ज़राअत पर मबनी सनतों में कीड़े मार दवा के ड्रोन इतलाक़ पर अमल दरामद और निफाज की इजाज़त देंगे। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 38% जो है वो हर साल इसके इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। ठीक है, ड्रोन के इस्तेमाल में वो मुख्तलिफ शोबों में। पाकिस्तान में किसानों को इस किस्म की आलात को ज़रूरत इस्तेमाल करने के लिए उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है कि इसके क्या फ़वाइद हो सकते। तो उसकी पूरी अगर लंबी चौड़ी ज़मीनें हैं लेट से, तो उसकी सर्वे कराना, उसकी मैपिंग कराना, ये पूरा जो है आप ड्रोन के अंदर टेक्नोलॉजी बाकायदा फिट हुई है। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसकी मैपिंग करा के उसकी सर्वे करा के, इवन उसकी जो सॉइल सर्वे है, मिट्टी की जो वो है मुआयना है, वो भी आप करा सकते हैं कि कोई भी खेत है उसकी मिट्टी की जो खासियत है या जो क्वालिटी है या उसके अंदर फर्टिलाइज़र कितना है या उसके अंदर किसी भी फसल के उगाने की अहलियत कितनी है, ये भी आप ड्रोन के ज़रिए करा सकते हैं। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक मेड। पिछली किस्त के सीपैक मेड सेक्शन में हमने कीमियाई कीड़े मार अद्वियात के जरिए टिड्डी दल पर कंट्रोल करने के बारे में तबादला ख्याल किया। हयातियाती कंट्रोल और मजमूई माहौलियाती इंतज़ाम के हवाले से हमें क्या करना चाहिए? टिड्डी दल के कंट्रोल के मैदान में चीन और पाकिस्तान के दरमियान मज़ीद किस तरह के ताउन की गुंजाइश मौजूद है? कीड़े मार अद्वियात का फायदा ये है कि ये कीड़ों के खात्मे में बहुत हद तक फायदेमंद हैं। ये इंसानी जिस्म के लिए यकीनन नुकसानदेह है। बहुत ज्यादा स्प्रे ना करें। मेरा ख्याल है कि इस किस्म के कीड़ों के खात्मे के लिए हमें कोई मखसूस दवा तैयार करने के हवाले से तहकीक करनी चाहिए ताकि बाकी माहौल को पहुँचने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। हम उनकी मदद के लिए लोग भी भेज सकते हैं ताकि वो पाकिस्तानी अवाम के साथ अपने तजुर्बात का तबादला करें। एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल की सूरत में ही हम मुश्तरका तरक्की कर सकते हैं। टिड्डी दल के कंट्रोल की मजमूई हिकमत अमली में हयातियाती कंट्रोल एक नागुज़ीर कड़ी है। कुछ लोगों ने हयातियाती कीड़े मार अद्वियात जैसे माइक्रोस्पोर्सेस,
اور میتھریزیم انیسوپلائی کے استعمال کی سفارش کی تھی، اور کچھ نے ٹڈیوں کے قدرتی دشمن پولٹری کے استعمال کی تجویز پیش کی تھی۔ کیا بطخیں پالنا ایک قابل عمل حل ہے؟ منگ اور چنگ شاہی خاندانوں سے ملنے والی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بطخیں ٹڈیوں کو کھا جاتی ہیں، لیکن یہ صرف موزوں حالات میں چھوٹے پیمانے پر ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ پودے بہت زیادہ گھنے ہیں، ٹڈیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کا اندر جانا آسان ہوتا ہے، جبکہ بطخوں کا ایسے پودوں میں داخل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ صحرائی ٹڈیاں اڑ سکتی ہیں، مگر بطخ نہ تو درخت پر چڑھ سکتی ہے اور نہ اڑ سکتی ہے۔ مزید یہ کہ وہ علاقہ جہاں ٹڈیاں موجود ہیں وہ ایک صحرائی علاقہ ہے جہاں پانی کی قلت ہے اور بطخوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ پاکستان میں موجود ٹڈی دل کا مسئلہ صرف بطخیں پالنے کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا۔ طویل مدت میں مختلف طریقوں سے ٹڈیوں کی روک تھام اور کنٹرول کیسے کریں؟ تجویز یہ ہے کہ اس کے ماخذ پر زیادہ توجہ دی جائے۔ کچھ مقامات جیسا کہ چین میں یلو ریور کے ساحلی علاقے خاص طور پر ٹڈی دل کا شکار ہوئے، پہلے ہی ان کا سدے باب کر لینا چاہیے اور جب مقدار کم ہو تو انہیں ہلاک کر دینا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر حیاتیاتی کیڑے مار دوا، کیمیائی کیڑے مار دوا اور ماحولیاتی کنٹرول پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے پودے اگا سکتے ہیں جو ٹڈیاں کھانا پسند نہیں کرتیں، یا آپ ان کے انڈوں کو کھرچ کر دھوپ میں خشک کر سکتے ہیں، اور جب ان میں پانی خشک ہو جائے گا تو وہ مر جائیں گے۔ مستقبل میں ٹڈی دل کے کنٹرول سے متعلق شعبوں میں چین اور پاکستان کے درمیان مزید تعاون متوقع ہے۔ ہمیں کیمیائی لحاظ سے مدد کی ضرورت ہے، ہمیں آلات میں مدد کی ضرورت ہے، اور پھر منصوبہ بندی اور اس سے لڑنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم ان تمام شعبوں میں چینی تعاون کے منتظر ہیں۔ مجموعی منصوبہ بندی پائیدار اور احتیاطی بچاؤ کی حکمت عملی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر حیاتیاتی کنٹرول شامل ہے۔ نگرانی اور تنظیم کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت ساری تجاویز ہو سکتی ہیں۔ ان کی درخواست کے مطابق چینی حکومت نے بر وقت امداد فراہم کی ہے، جو میرے خیال میں طویل مدت کے لیے ہوگی۔ کیڑے مار ادویات اور طبی آلات جیسی میٹیریل سپورٹ کے علاوہ ہمیں میڈیا سمیت سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت کے شعبوں میں ہمہ جہت اور منظم تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ چین کی طرح پاکستان کو بھی کیڑے مار ادویات اور طبی سامان کی کچھ مقدار محفوظ رکھنی چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو ہم پاکستان میں وبا کی صورتحال میں بہتری کے بعد تحقیق اور طویل مدتی تعاون کے لیے ماہرین پر مشتمل ٹیمیں بھیج سکتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ کیمیاوی اور حیاتیاتی دونوں طریقے ہمیں چاہیے۔ جو مجھے یاد ہے جب گاؤں لیول پہ جب ہم رہتے تھے، اور جب وہاں پہ میں نے سنی ہے یہ باتیں کہ آپ فصلوں کو تبدیل کرتے رہیں، زمین کے اوپر ایک ہی فصل کو آپ نہ اگائے، بلکہ درمیان میں آپ 2 سال آپ نے ایک فصل اگائی، تو درمیان میں آپ تیسرا جو وہ آتا ہے تیسرے سال وہ آپ کوئی اور فصل اگائیں، اس کو الٹرنیٹ کریں، اس کو تبدیل کریں۔ اس سے بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے سنڈیوں کا یا ٹڈی دل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ کہ جو سٹارچی قسم کے نشاستہ والے جو یہ ہیں پودے ہیں، اس کی یہ مرغوب غذا ہے۔ تو اگر آپ ان جگہوں پہ ایسے فصلیں اگائیں جو نشاستہ والی نہیں ہے، بلکہ نشاستہ کی مقدار اس کے اندر کم ہے، تو وہاں سے بھی یہ ٹڈی دل جو ہے وہ خود بخود وہاں سے وہ ہٹ سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ درخت زیادہ سے زیادہ اگائیں۔ ایسے علاقوں میں آپ درخت اگائیں، بہت زیادہ درخت اگائیں گے تو وہاں پر ایک تو یہ کہ یہ جو ٹڈی دل کے بارے میں ہے کہ سیلاب زدہ علاقے جہاں پہ ہیں، جہاں پہ پانی بہت زیادہ موجود ہوتا ہے، وہاں پہ اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ درخت زیادہ اگائیں گے تو وہاں پہ سیلاب آنے کا کم سے کم وہ ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے۔ اسی طرح ان درختوں میں پرندوں کا آنا جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا، اس علاقے میں پرندے زیادہ آئیں گے، پرندے زیادہ آئیں گے تو وہ بھی ٹڈی دل جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تلاش کریں گے، شکار کریں گے ان کا۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں سی پیک پائنیئر۔ چین میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کو جب چینی صدر
شی جن پنگ کی طرف سے خط کا جواب موصول ہوا تو وہ کیسا محسوس کر رہے تھے؟ حال ہی میں چائنا اکنامک نیٹ کے رپورٹر نے ماجد خان کا انٹرویو کیا، جو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیجنگ اسکول آف سول اینڈ ریسورس انجینئرنگ میں فزکس کے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ماجد 5 سال سے زیادہ عرصے سے چین میں ہیں اور گریجویشن کے بعد چین رہے۔ انہوں نے کووڈ-19 پھیلنے کے دوران چین میں رہنے کا فیصلہ کیا اور صدر شی جن پنگ کو خط لکھنے کے لیے یو ایس ٹی بی کے طلبہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جب 17 مئی کو انہیں صدر شی کا جوابی خط موصول ہوا تو ماجد نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ خط کی مہربان تحریر کو پڑھ کر وہ سب پرجوش ہو گئے۔ صرف میں ہی نہیں، چین میں موجود تمام پاکستانی اور غیر ملکی طلباء کا اچھی طرح سے خیال رکھا گیا ہے اور وبا کے دوران ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہے ہیں۔ چینی حکومت نے ہنگامی صورتحال کے لیے ایک خصوصی فون نمبر دیا ہوا ہے تاکہ جس کسی میں بھی علامات ظاہر ہوں اس کا فوری علاج کیا جا سکے۔ ہم سب ہر حوالے سے دی جانے والی دیکھ بھال سے مطمئن ہیں۔ سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہونے کی حیثیت سے چین ایسے حالات میں وبا پر مؤثر طریقے سے قابو پانے میں کامیاب رہا ہے، جو ایک اچھا تجربہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارا ملک وبائی مرض کی روک تھام کے حوالے سے چین کے تجربے سے سیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان چین سے حکومت اور عوام کے درمیان مؤثر طریقے سے تعاون، سیکیورٹی اقدامات پر عمل درآمد اور ہسپتالوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور ساز و سامان سے لیس کرنے کے طریقے سیکھ رہا ہے۔ یونیورسٹی میں 52 پاکستانی طلبہ میں سے 45 واپس پاکستان چلے گئے، جبکہ 6 کووڈ-19 کی وبا کے دوران بیجنگ میں مقیم رہے اور ان کا اچھی طرح سے خیال رکھا گیا۔ وبا کے دوران اگرچہ ہم کیمپس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، مگر ہم بہت خوش تھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں کسی بھی طرح سے اپنے خیالات اور شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ چین ہمارا دوسرا گھر ہے اور ہم یہاں کے نظام تعلیم، مالی مدد اور تحقیقی سہولیات سے کافی مطمئن ہیں۔ خط پہنچانے میں ہماری مدد کرنے پر اسکول کے عملے کا شکریہ۔ شی جن پنگ کے جواب سے میرے چین پاکستان دوستی کے لیے لڑنے کے عزم کو مزید تقویت ملی ہے۔ ماجد نے چائنا اکنامک نیٹ کے رپورٹر کو بتایا کہ نہ صرف چینی میڈیا میں اس جوابی خط کو وسیع پیمانے پر رپورٹ کیا گیا، بلکہ پاکستان میں بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ چینی صدر شی کے جوابی خط کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں توجہ ملی ہے۔ چینی میڈیا کی طرح پاکستانی ٹی وی سلامتی کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ ساتھ میں جو پاکستانی ایمبیسی ہے ہمارے یہاں پہ، اس نے اس خط کو بہت سراہا، بیکاز پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی ایمبیسی جو سفارت خانہ ہمارا بیجنگ میں ہے، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بہت پسند کرتا ہے جو پاکستان چائنا کے تعلقات کو بہتر طور پہ استوار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو اس وقت تقریباً کوئی 28,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ طالب علم پاکستان چائنا میں موجود ہیں، اور پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں تمام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس میں دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ایز دا بیسٹ اسٹوڈنٹس، اور وہ ریسرچ کے شعبہات ہوں یا باقی جو شعبہات ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ایک اقدام کیا ہے خط لکھنے کا، اس میں نہ صرف چائنا میں بیجنگ میں بلکہ پاکستان میں بھی ان کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، بے انتہا بڑھ گئی ہے۔ اور میرا خیال ہے پاکستان میں
ابھی مزید اس کی خبریں آنی چاہیے اور آئیں گی آگے آگے. اس سے پاکستان اور چین کے درمیان جو ہمیشہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک خاص قسم کے تعلقات ہیں، تو یہ خط بھی ان خاص تعلقات کی عکاسی کرتا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کا جواب دیا. پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے اتوار شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اب اپنی میزبان نسرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.